नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल 127 अमेंडमेंट बिल 2021। ये पास हो चुका है राज्यसभा में और लोकसभा में, दोनों में ये पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति के पास इसकी मंजूरी दी जाएगी। बात करें कॉन्स्टिट्यूशन 127 अमेंडमेंट बिल, ये लाया गया 9 अगस्त को लोकसभा में। इसके ऊपर चर्चा की गई थी। लोकसभा में आप बात करें तो 385 में से 385 अगर रूरल पार्टी और तो यहाँ की अपोजिशन पार्टी है, दोनों ने यहाँ पर पूर्ण बहुमत से इसको लोकसभा में पास कर दिया गया है। ये अमेंडमेंट बिल है क्या? तो ये ओबीसी को रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन देगी या सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन देगी, इसको लेकर ये बिल लाया गया था। अब बात करें कि ओबीसी कास्ट है तो इंडिया में बहुत ही बड़ी संख्या में ओबीसी की कास्ट है, इसलिए कोई भी चाहे रूरल पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, वो अपनी राजनीतिक छवि इसको लेकर खराब करना नहीं चाहती हैं। इसलिए ये आसान से यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पास हो चुका है। अब गया ये राष्ट्रपति के पास मंजूरी को लेकर, जहाँ पर भी आसानी से मंजूरी दे दी जाएगी। अब हम यहाँ पर बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन 127 अमेंडमेंट बिल 2021 यहाँ पर लाया क्यों गया है और प्रेजेंट टाइम में इसको लेकर क्यों चर्चा हो रही है। तो आपको बता दें कि 2018 में एक 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया था, रिस्टोर करने के लिए स्टेट की पावर को। किसके लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए बैकवर्ड क्लासेज, मतलब ओबीसी की लिस्ट निकालने के लिए, यहाँ पर स्टेट की पावर को रिस्टोर करने के लिए 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया था। अगर बात करें हम भारत में, तो भारत में ओबीसी की सेपरेट लिस्ट निकालते हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, एक स्टेट गवर्नमेंट निकालती है। इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्लॉज 5 और 16 क्लॉज 6। ये तीनों आर्टिकल देते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि आप ओबीसी की लिस्ट निकाल सकते हो। कोई भी जो कैटेगरी है ओबीसी में, आपको उस आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है, तो आप उसे ओबीसी के कैटेगरी में डाल सकते हो। किसी भी दूसरी जो कास्ट है उसे आप ओबीसी की कैटेगरी से निकाल सकते हो। हम बात करें संविधान की, तो जब संविधान बना था उस टाइम ओबीसी को रिजर्वेशन को लेकर वहाँ पर कोई भी ऐसा संशोधन बनाया नहीं गया था, कोई भी यहाँ पर आर्टिकल बनाया नहीं गया। लेकिन आर्टिकल 16 में ये बोला गया था कि अगर इन फ्यूचर कोई भी जो ओबीसी की कैटेगरी है उनको रिजर्वेशन देना पड़े, तो वहाँ पर आपको एक पार्लियामेंट में कोई भी एक अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा के थ्रू उसमें डिस्कशन चलते हुए इसे मंजूरी मिल सकती है और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में इसे लॉ के रूप में पूरी इंडिया में लागू किया जा सकता है। अब हम बात करें 1992 की, तो वहाँ पर एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में, इंदिरा साइनी जजमेंट। उसमें यहाँ पर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है, क्लॉज 5 है और 16 क्लॉज 5 है। इसके अगेंस्ट यहाँ पर पिटीशन दाखिल की गई थी और यहाँ पर बोला गया कि स्टेट की पावर छीन ली जाए ओबीसी लिस्ट निकालने की। तो वहाँ पर इस जजमेंट को स्वीकार कर लिया गया था और उसके बाद में केवल और केवल पावर थी सेंट्रल को, किसके लिए? ओबीसी लिस्ट निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करें बिहार, झारखंड और गुजरात, यहाँ पर जो यहाँ की बढ़िया मारवाड़ी कम्युनिटी है उनकी जो ओबीसी लिस्ट है किसकी? स्टेट की, उनमें इसको शामिल किया गया है। लेकिन जो सेंट्रल की स्टेट लिस्ट है उसमें शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पर ये इंदिरा साहनी जजमेंट था, उसमें क्लियरली ये बोला गया था कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है उनसे पावर छीन ली जाएगी ओबीसी लिस्ट निकालने की, उसको आइडेंटिफाई करने की ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल। ये पूरा विवाद पिछले 1 साल से ऐसे ही चला आ रहा है। जब महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ की अपनी मराठा कम्युनिटी है उनको रिजर्वेशन दिया गया था 27%, तो वहाँ के कुछ जो मराठा कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव लोग थे उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट दाखिल कर दिया। उन्होंने यहाँ पर बोला गया था कि इसमें इंदिरा साहनी जजमेंट है आर्टिकल 15, उसको यहाँ पर ब्रीच किया गया, उसको यहाँ पर तोड़ा गया। वहाँ पर एक क्लियर बात बोली गई थी कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी अधिकार नहीं है, राइट नहीं है कि वो ओबीसी की लिस्ट को आइडेंटिफाई करे। और इसके अलावा वो ओबीसी का जो क्राइटेरिया है 50% जो रिजर्वेशन कोटा है उसको भी यहाँ पर ब्रीच किया गया है, उनको भी यहाँ पर क्रॉस किया गया था। इस पूरे विवाद के बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई मराठा कम्युनिटी की ओर से। तो यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की टीम ने यहाँ पर फैसला दिया। वो फैसला 3:2 में दिया गया, मतलब 3 जज है वो उनका फैसला अलग है और 2 जज का फैसला अलग है। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मेजोरिटी जज का फैसला होगा वही मान्य होगा। तो यहाँ पर इन्होंने 3 जजों ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होगी कि वो ओबीसी की लिस्ट को आइडेंटिफाई कर सकेगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में 2 जज थे, उनमें एक प्रशांत भूषण और दूसरे थे नज़ीर। इन दोनों का फैसला अलग था। इन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर देनी चाहिए ओबीसी की लिस्ट आइडेंटिफाई करने की। इसके अलावा 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो लाया गया था 2018 में। इसके तहत जो एक बनाई गई थी कमीशन, उसका नाम है नेशनल कमीशन
फॉर बैकवर्ड क्लासेज। इसका गठन किया गया। इसका काम यह था कि वो ओबीसी की लिस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे पूरी कंट्री में। कोई भी स्टेट होगा वो अपने स्टेट में से, स्टेट गवर्नमेंट वो अपने स्टेट में से किसी भी ओबीसी की लिस्ट को आइडेंटिफाई करेगी, वो भेजेगी इस एनसीबीसी कमीशन के पास में, और वो क्लियर करेगी कि उसे ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड करना है या फिर नहीं करना है। 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 में 2 आर्टिकल इंक्लूड किए गए थे। एक था 338B एंड 342A। इन दोनों में क्या बोला गया था यह भी आपको बताते हैं। तो आर्टिकल 338B में ये बोला गया था कि स्ट्रक्चर, ड्यूटी एंड पावर ऑफ द एनसीबीसी, मतलब एनसीबीसी की क्या स्ट्रक्चर रहेगी, क्या उनकी ड्यूटी रहेगी, वो किस बेसिस पर ओबीसी लिस्ट को आइडेंटिफाई करेगी, उसको ओबीसी लिस्ट में किसी सबकास्ट को निकाल सकेगी, ये बोला गया था आर्टिकल 338B में। इसके अलावा बात करें आर्टिकल 342A की, तो इसमें बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट है, इंडिया का प्रेसिडेंट है, वो कंसल्ट करेगा, डिस्कस करेगा किसके साथ, गवर्नर के साथ, और उसके बाद में सोशली बैकवर्ड, सोशली हो या एजुकेशनली कोई बैकवर्ड क्लास है, उसको आइडेंटिफाई कर सकेगा किस में, ओबीसी कैटेगरी में। अब जो हमारा यहाँ पर 127 अमेंडमेंट बिल होगा उसमें करेंगे संशोधन, उसके बाद में बनाया जाएगा 105वां संविधान संशोधन, ये बनाया जाएगा। इसके तहत होगा क्या, इसके तहत ये बात क्लियर बोली जाएगी कि स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो ओबीसी कैटेगरी को लिस्ट कर सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यहाँ पर दोनों आप अपनी अपनी तरफ से सेपरेट लिस्ट निकाल सकती हैं। कोई भी तो स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो गई तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो ओबीसी लिस्ट निकाल के उसके आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के जो रिजर्वेशन है उनके बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनकी लिस्ट के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल 366 इसका सब क्लॉज है, कौन सा है, 26C। इसमें डिफाइन किया गया कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज है उसको कैसे डिफाइन करेगा, ये आर्टिकल 366 में बताया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि स्टेट लिस्ट है वो कम्प्लीटली होगी अमेंड ऑफ द प्रेसिडेंट के कहने पर ये किस प्रकार आइडेंटिफाई की जाएगी। इसके अलावा ये नोटिफाई होगी स्टेट असेंबली, यानी राजस्थान किसी भी राज्य की विधानसभा है उसमें स्टेट लिस्ट को निकाला जाएगा या इंक्लूड किया जाएगा। इस 127 अमेंडमेंट बिल में एक जस्टिस रोहिणी कमेटी का गठन किया गया। इसमें ये ओबीसी कोटा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसको या कोई ग्रुप है उसको बेनिफिट देना चाहिए ओबीसी लिस्ट में या नहीं देना चाहिए, ये यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगा कौन, जस्टिस रोहिणी कमेटी यहाँ पर गठन करेगा इसका। पहले भी आप देख सकते हैं कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंस किया था 27% रिजर्वेशन किसके लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेज ओबीसी के लिए। 10% रिजर्वेशन दिया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, किसके लिए, ऑल इंडिया कोटा स्कीम फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्कीम फॉर मेडिकल एंड डेंटल कोर्स के लिए। मेडिकल और डेंटल कोर्स 2021 और 22 के लिए उन्होंने 27% रिजर्वेशन दिया गया था ओबीसी को, और 10% रिजर्वेशन दिया गया ईडब्ल्यूएस को, किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई वीडियो केयरफुली। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।